कैसे हैं आप आदाब। आज भी आईनी तरमीम का ही मामला है, लेकिन कुछ और मामला भी हैं। पंजाब कॉलेज के हवाले से एहतजाज जो है वो बढ़ गया है। बस इन्हीं दोनों मामला पर बात करेंगे। आज पीटीआई पर ज़रा रहम कर देते हैं, आज उसके हवाले से कोई बात नहीं करते। पीटीआई के साथ सिर्फ इतनी बात नाज़रीन कि जो आईनी तरमीम का मसवदा है, पीटीआई उस पर तकरीबन राज़ी है। रऊफ़ हसन साहब ने गुज़िश्ता रोज़ ये इंकशाफ किया कि हमारा मौलाना फजल रहमान के साथ वादा हो चुका है और जो मसवदा वो लाएंगे हमारे लोग उसको वोट करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने भी कहा कि हम मौलाना फजल रहमान से मिलेंगे। अब से कुछ देर में जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मौलाना फजल रहमान से उनका वक्त पहुँचने वाला है मुलाकात के लिए, और उम्मीद है कि उनके दरमियान मामला तय पा जाएगा, क्योंकि इमरान खान ने अपनी टीम को असाइन किया हुआ है कि क्या क्या करना है और कहाँ तक जाना है। मौलाना फजल रहमान कामयाब हो गए हैं हुकूमत को अपनी मुतालबात पर लाने में। पीपल्स पार्टी को भी मनवा लिया उन्होंने। तो ये मामला मतलब आप पीटीआई की हद तक एक ये मामला तो होता जा रहा है, लेकिन आज एक आई ओपनिंग बात की हामिद रजा ने। वो सुन्नी ताज काउंसिल के सरबराह हैं और पीटीआई की मदद से इलेक्शन लड़े, अपनी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन ही नहीं लड़े। वो ये कहते हैं कि इमरान खान से मुलाकात होगी तब हम कोई फ़ैसला करेंगे, और हम जब तक इमरान खान से मुलाकात हमारी नहीं होगी तब तक फ़ैसला नहीं होगा। और इस दरमियान में इमरान खान के साथ मुलाकात इस वक्त मुश्किल दिखाई देती है, क्योंकि पंजाब में एक बार फिर दहशतगर्दी का थ्रेट अलर्ट जारी हुआ है। आज पंजाब हुकूमत ने नोटिफाई कर दिया 2 रोज़ के लिए दफ़ा 144 और स्कूल्स बंद कर दिए हैं, तालीमी अदारे बंद कर दिए हैं। इसका मतलब यह है कि पंजाब में सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो थ्रेट परसेप्शन भी मौजूद है और सिक्योरिटी थ्रेट भी। और इस हवाले से अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट की जानिब से आज अदालत में भी एक दरख्वास्त दायर की गई है। कल शायद उसका फैसला हो जाएगा। उनका ये कहना है कि उनके पास फ़िलहाल सिक्योरिटी के हवाले से इतनी नफरी नहीं है, लिहाजा केसेस को फ़िलहाल ना सुना जाए और कहीं और अगर लगा दिया जाए तो मुनासिब होगा। अदालत इसका फ़ैसला करेगी और इसके हवाले से और तो कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान से अभी तक अब अगले 2-4 दिन तो किसी की मुलाकात नहीं हो सकेगी। 19 अक्टूबर को शेड्यूल है उसका केस है वो तोशाखाना 2, और 21 अक्टूबर के लिए शेड्यूल है 190 मिलियन। अब देखते हैं क्या होता है, अदालत का फैसला करती है। अगर ना हुआ तो 19 अक्टूबर को हो जाएगी समाप्त। ये तो मामला हो गया सिक्योरिटी का और पीटीआई का। बच्चा अब चलते हैं आईनी तरमीम की जानिब। गुज़िश्ता रोज़ आपको पता है लाहौर में एक बड़ी तकरीब थी, एक इशाइया था बड़ा। उसके बाद उसमें यह ऐलान हुआ कि जी इत्तफ़ाक़ राय हो गया है। मौलाना फजल रहमान ने ऐलान किया, पीपल्स पार्टी के साथ भी हो गया था। फिर आज सुबह अचानक प्राइम मिनिस्टर साहब दौड़े दौड़े गए ऐवान वज़ीर-ए-आज़म, एक डेलीगेशन उनके साथ था। कुछ तो परेशानी है, कुछ और पॉलिटिकल दोस्त भी वहाँ शामिल थे, कुछ कानूनी अमूर के माहिरीन भी मेरी इत्तला के मुताबिक मौजूद थे। उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी को भी बुलाया गया। वज़ीर आज़म तो वापस आ गए, बिलावल भुट्टो जरदारी 2 दफ़ा हमारे सदर गए। खैर तो वो कहते हैं ना उनके बाप का घर है, उनके वालिद हमारे सदर भी होते हैं, तो वो गए 2 दफ़ा और फिर उसके बाद वो एफेड चले गए। नून लीग का वफ़द भी वापस आ गया। अब मामला लगता है कि एक तो जो आईनी तरमीम हो रही है, मौलाना फजल रहमान की बात तो उसूली तौर पर तो हुकूमत ने और पीपल्स पार्टी ने मान ली, लेकिन उसमें एक कबाहत है। मौलाना फजल रहमान पीपल्स पार्टी और हुकूमत ये चाहते थे कि वफाकी और सूबाई सतह पर आईनी अदालतें कायम हों। मौलाना फजल रहमान ने कहा नहीं बेंच बना दें। अच्छा बेंच बना दिया। अब उसको जो मुसवदे के नकात जो सामने आए हैं उसके मुताबिक तो वो एक डिविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा जिसकी सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे। टाइम टू टाइम वो होगा और उसके साथ जो है वो यानी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही होगा। वो सुप्रीम कोर्ट की जो प्रेमिसेस हैं एक तो उसी में होगा, लेकिन उसकी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर होगा। इसका मतलब ये है कि जो बहुत सारे आईनी और कानूनी मामला जो हैं वो राह में रुकावट हो जाएंगे। ये कैसे होगा, ये तो जब मुसवदा हतमी मुसवदा सामने आएगा, लेकिन अभी तक के जो मुसवदे के नकात हैं मैं उन पर बात कर रहा हूँ। दूसरा उसका नुकता ये है कि उसके जजेस जो है वो जुडिशल कमीशन जो है वो जो अपॉइंटमेंट के लिए जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए अभी सिफारिशात भेजता है चीफ जस्टिस की सरबराही में, वो करेगा। उस जुडिशल कमीशन में लॉ मिनिस्टर भी हैं, अटॉर्नी जनरल भी हैं, और लेकिन वो टाइम टू टाइम होगा, यानी मुस्तकिल नहीं होगा।
اب اس میں قباحت یہ ہے کہ اگر وہ سپریم کورٹ کا بینچ ہے تو پھر وہ انڈیپینڈنٹ بینچ تو نہیں ہو سکتا، اس کا فیصلہ جو ہے اس کو چیلنج کیا جا سکے گا سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں اگر وہ آ جاتا ہے فیصلہ تو پھر ایک لارجر بینچ بنانا پڑے گا، وہ 7 رکنی ہو سکتا ہے، 9 رکنی ہو سکتا ہے، 11 رکنی، 13 رکنی، 17 رکنی، 15 رکنی، اور وہ کوئی بھی بینچ جو ہے وہ نظر ثانی میں اس فیصلے کو اڑا سکتا ہے۔ تو یہ ایک قباحت موجود ہے، اور اس کا جو دوسری امپلیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ میں ابھی ایک حالیہ ترمیمی آرڈیننس بھی جاری ہوا ہے۔ اس ترمیمی آرڈیننس کے تحت جو ہیں کیسز اسائن کرنا ہوتے ہیں وہ 3 رکنی کمیٹی ہے سپریم کورٹ کی جو کرتی ہے، اور جوڈیشل کمیشن کا کام اپائنٹمنٹ کے لیے سفارشات پیش کرنا ہے۔ اب اس کمیٹی کا اختیار تو پھر ختم ہو گیا، تو پھر یعنی وہ پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ اس معاملے میں پریکٹیکلی سیز ہو گیا۔ ایک تو اس کی امپلیکیشن یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا جو اوریجنل کام ہے اس پر بہت سارے لوگوں کو تحفظات ہیں، لیکن جو جوڈیشل کمیشن کو اوریجنل کام ہے وہ تو ججز اپائنٹمنٹ کے لیے سفارشات بھیجنا، اور وہ بائنڈنگ ایک طرح سے اب بن گئی ہیں، افتخار چودھری نے بنا دی تھی۔ اب وہ کمیشن جو ہے وہ اب کیا کرے گا، وہ کیونکہ وہ صرف یہ جو کانسٹیٹیوشنل ڈویژن ہوگا بینچ، یہ اس کو ریفر کرے گا، کیا اس میں ججز ریفر کرے گا، سپریم کورٹ سے ہی کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اوریجنل جورسڈکشن جو ہے وہ ختم کر دی گئی، اور کمیشن جو ہے وہ جو 184(3) کی اوریجنل جورسڈکشن اس کے تحت کام کرے گا۔ چلیے یہ کر لے گا۔ 199 کے جو کیسز ہیں وہ بھی اس میں آئیں گے، یہ بھی ہو گیا۔ لیکن ججز کی اپائنٹمنٹ کیسے ہوگی سپریم کورٹ میں، وہ بھی ایک نیا طریقہ کار مولانا کے ساتھ بات ہو رہی ہے اس پر۔ وہ حکومت چاہتی ہے کہ وہ ایک پارلیمانی کمیٹی ہو، وہ پارلیمانی کمیٹی میں کچھ ججز کو بھی شامل کر لیا جائے اور وکلاء کے نمائندے بھی شامل کر لیا جائے۔ یہ ابتدائی تجویز تھی، لیکن ابھی تک جو تجویز ہے اس تک مسودے کے مطابق تیسرا مسودہ ہے یہ جو سامنے آیا ہے، وہ 8 ارکان قومی اسمبلی اور 4 ارکان سینٹ، اور اس میں سے اپوزیشن کے بھی ہوں گے، لازمی بات ہے۔ تو یہ ارکان جو ہے پھر وہ کریں گے، اور اس پر بھی مولانا کا پھڈا تھا۔ پھر مولانا نے ایک اور مطالبہ بھی رکھا ہوا ہے کہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ تو پرائم منسٹر کرے، لیکن اگر ایکسٹینشن کا معاملہ ہو تو وہ وہ پارلیمانی کمیٹی میں آئے وہ معاملہ۔ اب دیکھتے ہیں اس پر بھی کیا صورتحال آتی ہے۔ تو یہ ابھی معاملہ آسان نہیں ہے۔ کل قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا، لیکن سینٹ کا اجلاس کل 2 بجے طلب کیا گیا ہے، اور قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے ابھی میں نے نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ کے کچھ حکام سے پتہ کیا تو ہفتہ اور اتوار دونوں دن جاری رہے گا، یعنی ہفتہ اور اتوار ارکان قومی اسمبلی کا خراب ہو جائے گا، اور وہ بیچارے حلقوں میں نہیں جا سکیں گے، بڑا نقصان ہوگا ان کا۔ تو بہرحال یہ معاملات ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ معاملات حل ہو جائیں، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ مشکل میں ہے، کیونکہ لوگ پیپلز پارٹی پر اس لیے اعتبار کر رہے تھے، وہ لوگ جو جوڈیشل کمیشن کے حق میں، جو وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حق میں، کہ پیپلز پارٹی کا ابتدا سے یہ موقف رہا ہے کہ اور یہ میرا بھی موقف ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس میں جب عام کیسز چلتے ہیں تو وہ جب اس میں آئینی کیسز آ جاتے ہیں، اور ہر وقت 1 سے 2 درجن کیسز موجود ہوتے ہیں، وہ میں نے پچھلے 35 سال میں یہی دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کو ہر وقت آئینی معاملات جو ہے وہ گھیر کے رکھتے ہیں، اس کے نتیجے میں پینڈنسی ریٹ بڑھ جاتا ہے، پینڈنسی کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اس وقت بھی کوئی 70,000 سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں، اور 70 سال سے لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا۔ لوگوں کی یہ شکایت ہے، 77 سال ہو گئے تقریباً، لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا۔ تو پھر پیپلز پارٹی نے یہ پھڈا ہی کیوں ڈالا تھا؟ اگر آپ نے یہ کرنا تھا تو پھر مولانا کی تجویز پر کیوں آ گئے آپ، اور اس کا حل بھی کوئی بتائیے۔ پیپلز پارٹی کو نقصان ہوگا میرے حساب سے، بلاول بھٹو زرداری کے کریڈینشلز متاثر ہوں گے، کیونکہ وہ تو قائد اعظم تک کا ریکارڈ ڈھونڈ کر لائے تھے، اور انہوں نے ریفرنس دیا تھا، اور یہ برین چائلڈ ہے مولانا فضل الرحمان کے جو صاحب ایک ہیں قریبی کامران مرتضیٰ صاحب، ان کا برین چائلڈ ہے، اور مولانا کی چونکہ ضرورت ہے، حکومت کے پاس اگر نمبر پورے ہوتے تو پھر شاید مولانا کی ضرورت نہ ہوتی۔ تو مولانا نے اپنی ضرورت کا ادراک کیا اور ساری حکومت اور پارلیمنٹ کو پھنسا دیا۔ اب کیسے ہوگی یہ آئینی ترمیم، یہ دیکھنا پڑے گا۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے ناظرین، جس کو محسن نقوی صاحب کو اس پر غور کرنا ہوگا، کہ محسن نقوی جو ہے وہ ان کی شہرت ہے کہ جناب ان کو تو پنڈی نے لگایا ہے وزیر داخلہ،
उनकी मौजूदगी में एक तो चलो अपोजिशन हमेशा ये शिकायतें करती है कि हमारे लोगों को 80 करोड़ की ऑफ़र हो रही है, 2 अरब की ऑफ़र हो रही है। मैं बहुत सारे मामलात का चूँकि माजी में गवाह भी हूँ, बहुत सारे इल्ज़ामात मियर इल्ज़ामात होते हैं। लेकिन अख्तर जान मेंगल उनकी अहलिया शदीद बीमार है, गुज़िश्ता एक साल से वो दुबई में है और वो अहलिया की देखभाल के लिए वहाँ मौजूद है। कौमी असम्बली से उन्होंने इस्तीफ़ा भेज रखा है, कबूल नहीं हुआ। वो कल हंगामी तौर पर इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। उनकी सेनेटर हैं नसीमा एहसान, उनके साहबजादे को कहते हैं कि जी लापता कर दिया गया है और उनके शौहर को भी कहीं रोक लिया गया है। तो ये मामला है। और फिर आगा हसन उनके सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उन्होंने क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारे मामला कहे। तो क्या अगर हुकूमत इस तरह वोट लेना चाहती है तो फिर आप तो आईनी तरमीम मत करें, इसलिए कि जब आप इस तरह वोट लेंगे तो फिर आप ये वो जो मुखालफिन हैं इतनी अच्छी आईनी इस्लाहात की, इतनी अच्छी आईनी तरमीम के, उनके मौक़िफ़ को तक़वियत मिलेगी। आपको कौन कहाँ रेट करेगा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि मामला जो इस वक्त फंसा हुआ है, कल भी उसके ऊपर कुछ इजलास में तो है, वो इससे बियॉन्ड है। कल 18 अक्टूबर भी है, बिलावल भुट्टो जरदारी को हैदराबाद में जलसा भी एडजस्ट करना है और इसलिए शायद हफ्ते का दिन रखा गया है कि कल रात को जाए, शाम में जाएँ, जलसा एडजस्ट करें और वापस आ जाएँ। तो ये मामला हुकूमत के कंट्रोल में अब दिखाई नहीं देता नाज़रीन, ये बड़ा एक इशू है। और अब आते हैं ज़रा पंजाब कॉलेज की जानिब। आपको पता है मैं नॉर्मली इसको नहीं करता हूँ, मैं ज़ाहिर सी बात है ये बच्चियाँ, हमारी भी बच्चियाँ हैं, माएँ बहनें सबकी होती हैं और माँ बहनों का जो एहतराम और तक़द्दुस होता है वो साझा होता है। लेकिन लाहौर में चल गया एक मामला। अब अभी तक तो ये पंजाब पुलिस ये कहती है कि उसने तहकीकात मुकम्मल कर ली है और कोई CCTV फुटेज नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है और ये नहीं हुआ वाक़या। बच्ची पंजाब हुकूमत ने कल कहा कि बच्ची के वालिदैन से मुलाकात हुई है, मरियम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और गालिबन वो बच्ची भी शायद साथ बैठी हो, मुझे नहीं इल्म उसका। लेकिन वो उसके बावजूद जो है ये मामला थम नहीं रहा। पंजाब हुकूमत ने वो एक साहब हैं गोंदक साहब जो हैं यूट्यूबर, 25 से 30 लाख लोगों ने उनके वीडियो को देखा जिसमें वो ये इल्ज़ाम आयद कर रहे थे। वो उनको गिरफ्तार किया वो और उनका बयान भी आया है कि जी मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन आज फिर FIR की जो एक तहकीकाती टीम है साइबर क्राइम की, उन्होंने समी इब्राहिम और साबिर शाकिर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए हैं। अगर तो ये झूठ फैलाया जा रहा है तो इसमें कोई इसमें दो राय नहीं है कि सबको पकड़ना चाहिए जो भी हो कम वोट में। और लेकिन आज पंजाब में एहतजाज हुआ, लाहौर में भी हुआ एहतजाज, लेकिन रावलपिंडी में 4 जगहों पर एहतजाज हुआ। 6 रोड पर कुछ हुआ, फिर अंदर सिद्दीकी चौक है जिसके करीब पंजाब कॉलेज है, पंजाब कॉलेज के अंदर जो है वो तोड़ फोड़ हुई, उसके शीशे तोड़े गए, उसकी लैब को जलाया गया, तोड़ फोड़ कर दी, फर्नीचर जलाया गया, लैब को तोड़ फोड़ दिया गया, फर्नीचर को सड़क पर लाकर जलाया गया, ये सब हुआ। आंसू गैस शेलिंग भी हुई। लेकिन उसमें ख़तरनाक बात यह है कि जब स्टूडेंट्स बाहर आए मुजाहरे के लिए तो कुछ जो नॉन स्टूडेंट्स थे वो उसमें शामिल हो गए। ये बहुत ख़तरनाक रुझान है क्योंकि इतरात ये हैं कि उसको बांग्लादेश की तर्ज पर तलबा की सियासी तारीख खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, हंगामा आराई खड़ी करने की कोशिश की जा रही है ताकि हुकूमतों को गिराया जा सके और जो है वो फ़ौज को दबाव में लाया जा सके, एस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाया जा सके। ये उसके बाद मुर्गा में भी हुआ, वहाँ भी पंजाब कॉलेज है, फिर अयूब पार्क पर भी हुआ। तो और आंसू गैस शेलिंग भी उसके नतीजे में आज पंजाब हुकूमत ने अगले 2 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। लेकिन कल PTI ने भी एहतजाज का ऐलान कर दिया इसी एक इशू पर। तो अब प्रॉब्लम यही आ रहा है कि ये जो मामला है ये कैसे निपटेगा। मैं ये समझता हूँ कि अगर पंजाब हुकूमत सच्ची भी है और पुलिस सच कह रही है और बाकी झूठ बोल रहे हैं तो तब भी एक कमीशन बना दिया जाए, अदालती कमीशन, और अदालती कमीशन में अच्छे नाम के हामिल जजेस हों, क्योंकि रावलपिंडी पुलिस ने एक सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल एक कमेटी कायम कर दी है और वो कमेटी तहकीकात कर रही है आज के हंगामों की कि उसके पीछे कौन है, लीड किस तरफ जा रही है। मैंने रावलपिंडी के रिपोर्टर से पूछा, वो ये कहते हैं कि लीड जा रही है PTI की जानिब, क्योंकि PTI के लोग इसके पीछे दिखाई दे रहे हैं। आज एक अफवाह भी उड़ाई गई थी कि वकला भी आ रहे हैं एहतजाज करने, वो तो नहीं आ सके। लेकिन ये मामला नाज़रीन पंजाब हुकूमत इसे संजीदगी से ले रही है, लेना भी चाहिए। और जो लोग इस एक वाक़े को बुनियाद बनाकर एक फसाद खड़ा करना चाहते हैं वो भी ज़रा मुल्क का सोचें, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त मुतहम्मल नहीं हो सकता इन चीज़ों का। सियासी लड़ाई अदालतों में लड़ने दें और सियासी लड़ाइयाँ ईवान में लड़ने दें। ईवान में PTI की आवाज़ मौजूद है, बहुत तवाना आवाज़ है, इमरान खान लड़ भी रहे हैं।
नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।